जी, बिल्कुल सही कहा जी। आपने। और जो यहाँ देख रहे हैं वही तो इज़राइल में देख रहे हैं, वही टर्की में देख रहे हैं। वो पहले अभी तो ठीक है डी सिल्वा लूला आ गए हैं, उससे पहले बोल्सोनारो थे, वो भी तो वही थे। मुझे तो कभी-कभी फ़र्क ही नहीं लगता कि किम जोंग उन, पुतिन, जिनपिंग और मोदी में फ़र्क क्या है? कोई बेसिक फ़र्क ही नज़र नहीं आता मुझे तो। सर ऐसे ट्रंप के हालात हैं। प्रति फिर से समर्थन वापस आ रहा है। जी। और ये जो ऑटोक्रेसी के लिए जो लव है, ये शायद कहीं न कहीं हमारे डीएनए से निकलता है। राजेश ठाकर जी, आपके पास आता हूँ। जो बात चंदन साहब ने कही वो सर्वथा उचित है। पावर सेंटर तो हिंदुस्तान में हर जगह है। यहाँ तो नीचे स्टार्ट करोगे तो एक कांस्टेबल भी पावर सेंटर है। और फिर मैं एसपी और डीएम की तो बात ही नहीं करूंगा, बाकी आईआरएस अफसर की भी बात नहीं करूंगा, आईपीएस आईएएस की तो बात ही नहीं करूंगा, कलेक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक पावर स्ट्रक्चर ही सारे बने हुए हैं। हर व्यक्ति अपने आप को यही कहता है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं। क्या मालूम कौन है भाई। तो हर जगह आपको ऑटोक्रेसी मिलती है। हालत कई बार ऐसे होते हैं कि आप छोटे बच्चों के स्कूल में जाते हो तो प्रिंसिपल भी आपको धमका देता है। ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप अपने बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं और ऐसी सी बातें कही जाती जिसको सुन के कई बार शर्म आ जाती है। लेकिन हो रहा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को ओवर एसर्ट कर रहा है और उस चक्कर में जो हमारा लोकतंत्र है अब दम तोड़ नहीं रहा है, दम तोड़ चुका है। राजेश जी। शुक्रिया दिनेश जी। नए साल का सभी को जो है मुबारकबादी। और हम समझे कि जो नया साल है वो नई चीजें, नई बदलती हुई स्थितियों को लेकर आए। और जो चिंता का विषय आज यहाँ पर आपने लोकतंत्र के बारे में, हमारे संविधान के बारे में हम विमर्श कर रहे हैं, वो विमर्श हमें आने वाले दिनों में नहीं करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक रूप से लोकतंत्र को खत्म करने का एक जरिया ढूंढ लिया है। जैसे संजीव जी ने बताया कि जिनको व्यवस्थापक होना था, सुचारू रूप से जो है वो सरकार को चलाना था, सरकार की जो योजनाएं थी उनको लागू करनी थी, नीतियों को लागू करना था, वही लोग, वही सदन का, न्यायपालिका का, ब्यूरोक्रेसी का, उनको जो दिए गए जो भी आईटी है, ईडी है, जो भी उनके पास व्यवस्था है, उन सारी चीजों को मिलाकर लोकतंत्र को बाहर से जो है अपना चेहरा वही लोकतांत्रिक रखते हुए धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और ये जो चीज हम पूरे देश के अंदर देख रहे हैं वो हमने गुजरात में बहुत सालों पहले देखना शुरू कर दिया था। यहाँ पर भी जो स्थिति थी वो यही कुछ स्थिति थी कि आप पुलिस स्टेशन के अंदर भी किसी को पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना है तो वो दो चार तीन लोगों को ढूंढेगा पहले कि भाई साहब मुझे ये वेरिफिकेशन के लिए जाना है, कोई अगर आपके पास जो परिचय हो थानेदार का तो आप एक फोन कर देना। तो जो प्रजा है वो प्रजा अपने अधिकार के लिए, अपने जो हक है उसके लिए भी हिचकिचाने लगे। और व्यवस्था में बैठे हुए जो लोग हैं जिनको उन्होंने भी कहीं ना कहीं बिठाया हुआ है उनके पास जाने पर डरने लगे। तो ये जो स्थिति है वो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर लोकतंत्र को खत्म करती है। और जब व्यक्ति खुद लोकतांत्रिक नहीं रहता तो फिर समाज जो है वो भी ये अलोकतांत्रिक चीजें हैं उसको स्वीकार करने लगता है। जिस प्रकार से गुजरात से कुछ भी एक विधायक भी नहीं होते हुए मुख्यमंत्री बन के उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, वो शुरुआत से ही आप पद्धति देखोगे तो ये पद्धति उनकी थी कि सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेट्स जो है उसको इस्तेमाल करके, यानी कहीं पर भी कुछ गलत हो गया तो हमारे कितने सारे जो आला अधिकारी थे पुलिस के वो सालों तक जेल के अंदर बने रहे। और जेल से बाहर जब निकले तो उनको भी ये एहसास दिलाया गया कि आप जो है हमारे लाभार्थी है, अब आपको जो है बाहर निकले हैं तो फिर से हमारे पेरोल पे काम करना है। तो जो सरकारी तंत्र था जिनको अपना काम करना था वो पार्टी के पेरोल पे चले गए। उसके बाद जो है एस्मा लगाया गया शिक्षकों के ऊपर। अगर शिक्षक अपनी किसी भी मांग करता है तो वो तुरंत जो है वो बर्खास्त हो जाता है। फिर व्यवस्था लागू की गई, भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी गई, फिक्स पेपर जो है सारे लोगों को, पुलिस है, शिक्षक है, आरोग्य कर्मी है, सारों को जो है 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर लेना शुरू कर दिया। तो उनके ऊपर एक लटकती हुई तलवार रहती थी
कि भाई हमको ये नियमित करेंगे या नहीं करेंगे, सालों साल तक जो है उनका शोषण किया गया। उसके ऊपर जो आंदोलन हुए, तो जो आंदोलन के अंदर शरीक होते थे, उन सारे लोगों को अगली भर्ती की अगर कोई एग्जाम है, तो उसमें बैठने नहीं दिया जाता। तो लोग लड़ना जो है उससे डरने लगे कि भाई हमारा जो कैरियर है, और अगर लड़का लड़ना चाहता है तो माता पिता ये कहते हैं कि भाई तू पहले ये कर ले, पहले घर चला ले, फिर तू जो है राज चलाने या व्यवस्था ठीक करने की कोशिश करना। तो इस रूप से धीरे धीरे विरोध करने वाले जो लोग थे वो कम होते गए, और बाकी जो लोग थे उनको किसी न किसी रूप से जैसे संजीव जी ने शब्द किया लाभार्थी बनाना, वो धनपति हो, उद्योगपति हो, राजनीति के साथ उनके जुड़े हुए लोग हो, या फिर जो है गरीब तबके के लोग हो, कुछ न कुछ 2000 रुपया किसान को दे दिया तो आपकी समस्या का समाधान। हर महीने जो है पासबुक में वो 2000 रुपए के साथ नरेंद्र मोदी का तस्वीर देखता है कि भाई ये आदमी है जो मुझे 2000 रुपया दे रहा है, ये आदमी है जो मुझे जो है मकान पर सब्सिडी दे रहा है, ये आदमी है जो है हमें रियायत दे रहा है आरोग्य के अंदर, आयुष्मान कार्ड हो या किसी भी योजना हो। तो जो चीज लोगों के हक की थी, जो संविधानिक रूप से जो सबसे सस्ती होनी चाहिए हमारी देश की आरोग्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, उसको पहले प्राइवेटाइजेशन करके, खानगीकरण करके उसको महंगा कर दिया। और फिर जो सरकारी चीजें थी उसमें थोड़ा सा 2-4 रुपये आपके कटोरे में डालकर आपको ये बताया गया कि देखो मैं राजा हूं, आपकी अगर कोई तकलीफ है तो मैं आपको कुछ न कुछ दे रहा हूं। तो ये दे रहा हूं उसका भाव जो है लोगों में पैदा हो गया, जो एक वक्त भाव ऐसा रहता था लोगों में कि जो सरकारें वो हम बनाते हैं। अब जो है सरकारें जो है वो हमको चलाती है। हम सुरक्षित तभी है जब जो है नरेंद्र मोदी साहब है, अगर नरेंद्र मोदी साहब नहीं रहे तो फिर हमारी सुरक्षा का क्या होगा, ये भाव दूसरा लोगों के अंदर पैदा कर दिया गया। और उससे एक इमेज ये बन गई कि अगर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे तो इस देश के अंदर जो सारी चीजें है वो सारी चीजें बेहतर नहीं रहेगी। तो उससे उनको जो है इलेक्शन पॉलिटिक्स के अंदर बेनिफिट मिलता गया। और जब आदमी जीतता है तो वो सारी चीजें, वो चाहे संविधान के विरुद्ध में हो, लोकतंत्र के विरुद्ध में है, वो जिसको हम आप खुदशाही कहते हैं या तानाशाही कहते हैं, वो रवैये से है। लेकिन लोग जब मैंडेट देते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को आप पूछ लो, हमारे गुजरात में तो हमारे सवाल का जवाब यही रहता है कि भाई साहब आप इतनी सारी चीजें कह रहे हो, लेकिन लोग 30 साल से हमें जो है मैंडेट दे रहे हैं, तो लोग क्या मूर्ख है? तो ये अब जो है लोगों को अपने पाले में डाल देते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सारी चीजें ठीक इसलिए हैं कि लोग हमें मैंडेट दे रहे हैं। तो इस चीज के साथ और विपक्ष को कमजोर कर दो, जो भी उनके मुकाबले में कोई खड़ा होता है वो सामाजिक डलवा दो, उनका जो कैरेक्टर है उसको मीडिया के अंदर जो है बदनाम कर दो, तो लड़ने वाले लोग जो है थक जाते। और इसी प्रकार से ये सारी व्यवस्था है, जो कानून के अंदर फेरबदल करना है, जो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर हस्तक्षेप करना है, अगर इलेक्शन कमीशन जो है जिसको जो सबसे बड़ी चीज है इस लोकतंत्र के अंदर उसको जीवित रखने की, उसकी नियुक्ति हो। गवर्नरों का रोल हमने देखा पिछले 10 सालों में, किस प्रकार के गवर्नर के रोल रहते हैं, किस प्रकार से इस देश का राष्ट्रपति जो है वो अपनी रीढ़ की हड्डी गंवा कर जो है प्रधानमंत्री के सामने झुका हुआ रहता है। तो सारे जो लोग हैं, सारी जो व्यवस्था है वो एक आदमी के सामने झुकी हमें नजर आती है। और जब लोग ये देखते हैं कि ये बड़े-बड़े लोग जो है उनके सामने कुछ नहीं लड़ पाए, तो हम क्या लड़ पाएंगे? तो ये एक निराशा का भाव भी उसमें पैदा होता है। और ये सारी चीजें कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें आखिरकार उनको जो है चुनाव जिताने में काम आती है। तो वो एक लाइन हमेशा जो है वो कहते रहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर। वो खुद कहते हैं मैं अकेला सब पे भारी। ये वाक्य ही कह रहा है कि मैं अकेला सबसे भारी, यानी अब सामूहिक चेतना की बात रही नहीं है। अब जो लोकतंत्र है वो लोगों का नहीं रहा है, वो सिर्फ एक व्यक्ति का है, जो सदन के अंदर खड़ा होकर ये कहने का साहस करता है कि मैं अकेला सब पे भारी। सब पे भारी यानी सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आप भारी हो। आप विपक्ष पे सिर्फ भारी नहीं है, आप जिस प्रकार से ये सरकारें गवर्न कर रहे हैं उसमें आप जो है वो संविधान पर भी भारी है। लेकिन ये कहने का ही साहस कर रहे हैं क्योंकि जो मैंडेट है वो मैंडेट अपने हिसाब से वो अपने फेवर में कर रहे हैं। तो आपकी बिल्कुल सही बात है, जो ये चीजें हैं अगर 2024 में भी इसी चीज का पुनरावर्तन हो जाता है
तो मैं समझता हूँ फिर ये छुप छुप कर करने वाली जो चीजें हैं वो उनको करनी नहीं पड़ेगी, फिर सारी चीजों है वो खुलेआम होने लगे।